guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So today we are going to talk about standard costing. So now this is also a very important chapter. So mainly यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे इजीली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं. यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करने वाले. ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं हो रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ठीक है, कि कैसे आप इजीली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So we are going to talk about direct material cost variance. ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में बोलने वाले हैं DMCV. ठीक है, तो अभी जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, ठीक है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. एक तो हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस. ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस है वो फर्दर टू टाइप्स का है. ठीक है, दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, यूजेज एंड प्राइस वेरिएंस. एंड जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड एंड मिक्स वेरिएंस. ठीक है, अभी हम इसको कैसे लर्न करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने बनाना है एक टेबल. ठीक है, क्या करना है, हम बनाएंगे एक टेबल. वो टेबल बनेगा कैसे? ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अभी आप क्या करोगे, ऊपर आप लिखोगे M1, फिर आप लिखोगे M2, फिर आप लिखोगे M3, फिर आप लिखोगे M4. ठीक है, ये डोनेट करता है कि मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, मटेरियल 4. एक तरह का हमने अपने मतलब उसको इजी करने के लिए ये लिखा है. ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक सॉन्ग की तरह इसको बोलना है. ठीक है, कि सबसे पहले आ रहा है SP SP SP, फिर AP, फिर इंटू इंटू इंटू. ठीक है, फिर क्या है AQC AQC RSQ SQAO. अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या चीज़ है. दिस इज़ अ वे जिसको आप यूज़ करके इजीली अपने फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो. ठीक है, तो अभी यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले तो अभी ये वाली सारी स्पेस आप खाली छोड़ के पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि SP क्या है. SP का मतलब क्या है, SP जो है आपका, ठीक है, जो आपका SP है वो क्या है, वो है आपका स्टैंडर्ड प्राइस. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपके मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस इतना है. ठीक है, AP क्या है, AP है कि आपका एक्चुअल प्राइस कितना है. ठीक है, AP क्या है, AP क्या है कि आपका एक्चुअल प्राइस कितना है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट है कि आपका हमने देखा AQC. अब ये AQC क्या है, AQC है कि एक्चुअल कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई. ये भी क्वेश्चन में गिवन होती है कि हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में गिवन होते हैं कि एक्चुअल में हमने कितना क्वांटिटी कंज्यूम किया. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा RSQ
क्यू, आर एस क्यू का मतलब है कि जो भी आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है, ठीक है, आपने उसका क्या करना है, सारी का सम करना है और उसको क्या करना है, जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है कि स्टैंडर्ड मटेरियल का इतना, मान लो आपके पास दो मटेरियल है एक्स और वाई, ठीक है, अब एक्स 3 kg यूज़ होना चाहिए और वाई 7 kg यूज़ होना चाहिए, बट एक्चुअल में आपने कितना यूज़ करा, मान लो आपने दोनों को 5 kg यूज़ करा, दैट इज़ योर एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है उसको आप सम करके जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में बांटते हो, ठीक है, वो आपका आ जाता है आर एस क्यू, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपका एस क्यू ए ओ, क्या है, एस क्यू ए ओ, एस क्यू ए ओ का मतलब क्या है, एस क्यू ए ओ का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए, एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें पता ही है, पर उस एक्चुअल आउटपुट को, सॉरी यहाँ पे आएगा क्वांटिटी नहीं, आउटपुट आएगा, क्या आएगा, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो उस एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया जो ये हमने लिखा है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ढूंढना कैसे है, अब मेन काम तो वही है कि हमें मटेरियल वेरिएंस ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले क्या है आपकी सबसे बड़ी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए M1 में से M4 को माइनस करते हो तो क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब जो आपकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो दो तरह की है, यूजेज और प्राइस, और यूजेज आगे दो तरह की है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के हमने दो पार्ट बनाने, एक तो यूजेज बड़ा है तो वो बड़ा होगा, और ये प्राइस, तो मतलब M1 माइनस M3 आपका यूजेज वेरिएंस आएगा और M3 माइनस M4 आपका प्राइस वेरिएंस आएगा। और फिर ये जो हमारा यूजेज वेरिएंस है ये फर्दर दो तरह का है, तो आप इसको ऐसे फर्दर दो और डिवाइड कर सकते हो, तो मतलब M1 माइनस M2 आपका यील्ड वेरिएंस आएगा और M2 माइनस M3 आपका मिक्स वेरिएंस आएगा। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका M1 माइनस M4 है इट इज़ इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। फिर जो भी आपका M1 माइनस M3 है इट इज़ इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है। और जो भी आपका M3 माइनस M4 है, M3 माइनस M4 है इट इज़ इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। एंड जो आपका M1 माइनस M2 है इट इज़ इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, एंड M2 माइनस M3 इज़ इक्वल्स टू direct material mix variance. So this is how you can learn direct material cost variances easily, ठीक है। ये आपका पूरा वो है, ठीक है, कि आप कैसे इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई hope that I made it easier for you to learn direct material cost variance. Thank you for watching. Do like, share, subscribe and comment, and do give your reviews in comment section. Thank you.